Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आज बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम एरर आ गई थी, अभी हमें एडमिन ने बताया। तो क्लास हमारी 3:30 तक ही होगी, शॉर्ट हो गई है। और कल तो हम एक्स्ट्रा ले ही रहे हैं, तो कल हम थोड़ी आपकी ज्यादा ले लेंगे क्लास, जितनी आज हुई है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऑनलाइन में। तो देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था, ये कल वाली स्क्रीन है, और हम लोगों ने, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये कल वाली है, और अभी इसकी पीडीएफ आपके पास नहीं गई है। तो कुल मिला के ये भी स्लो चल रही है, सब जगह हैंग आउट ही हो रहा है। तो आगे से शुरू करते हैं। और इट वाज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहले ये पूरे कंसेप्ट ही हो जाए, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम लोगों को दो चीजें मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल सर्किल पर चल रहा है, सपोज ये सर्किल पे चल रहा है, तो और साथ में ये यूसीएम है, तो पार्टिकल कहीं पर भी हो, उसका एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियल होता है। एक्सेलरेशन इज रेडियल। हेलो जी जी। जी जी। हाँ, मेंटेन है। तो एक्सेलरेशन ये रेडियल है, और इट इज v²/r टूवर्ड्स द सेंटर। और ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहता है, बट नॉट डायरेक्शन वाइज, क्योंकि ये हमेशा सेंटर की ओर लगता है। तो सेंटर की ओर लगने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे सपोज कर लो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, तो इधर ईस्ट है, तो जब पार्टिकल यहां है तो सेंटर इधर होगा, तो ये टुवर्ड्स नॉर्थ है। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसका सेंटर टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज करती है। अब इसमें न्यूटन लॉ लगाते हैं। न्यूटन अंकल ने हमसे ये कहा था कि अगर हम सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पूरे जर्नी में, पूरे मोशन में
उसके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन v²/r है, ये रहने वाला है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगी। तो इस फोर्स का नाम रख दिया गया है सेंट्रीपीटल फोर्स। और कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या ये रियल फोर्स है? Yes, sir. ये रियल फोर्स नहीं है। ये फोर्स नहीं है एक्चुअली। जैसे m इंटू ए लिखते हो ना, तो ये m इंटू ए की वैल्यू है। बेसिकली इट इज द रिजल्टेंट Derived of force. all the forces acting on the particle. Acting on the particle. मैं अभी नेक्स्ट पेज पे इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का इधर लग रहा है। मास इसका 2 kg है। तो सारी दुनिया को पता है कि इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, और हम लिखेंगे 10 - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और a इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। तो क्या 2 इंटू 2.5 अमाउंट का फोर्स इस पे लग रहा है 5 न्यूटन का इस तरफ? नहीं, लग नहीं रहा है। फोर्स तो 2 ही लग रहे हैं, बल्कि 4 लग रहे हैं कहो तो। इधर 2g लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये दोनों कट गए। इधर 10 का लगा, इधर 5 का लगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बचा है ना, वो इधर 5 न्यूटन का है, and that is equal to mass times acceleration. So there is no force acting of 5 Newton towards right. It is the residual force. It is the resultant of 10 Newton and 5 Newton. Similarly, अगर ये पार्टिकल सर्किल पे चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, अभी हम लोग बनाएंगे। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उनका रिजल्टेंट सेंटर की ओर लगेगा, और उसकी वैल्यू पार्टिकल का मास और पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये रियल फोर्स भी नहीं है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं है ना। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इट इज द MA टाइप ऑफ फोर्स। इट इज द रिजल्ट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, तो कल मैंने बताया था कि 3 डायरेक्शंस होती हैं। ये मेरे पास जैसे पार्टिकल यहां पर है, तो ये मेरे पास रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज, रेडियल डायरेक्शन इज फ्रॉम सेंटर to point. Here is the point where particle is situated and moving away, away की ओर होता है। ये इसको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी कभी कभी हम लोग लिखते हैं r कैप। एंड देयर इज अनदर डायरेक्शन टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इट इज द अलोंग द टेंजेंट। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग थीटा कैप लिखते हैं। एंड देयर इज ए एक्सियल डायरेक्शन। ये सर्किल की एक्सिस के अलोंग होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। रेडियल डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है।
रेडियल डायरेक्शन में, निगेटिव रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, एक्सियल डायरेक्शन में ओमेगा होता है, थीटा होता है ना, और अल्फा होता है, ये सब है। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप क्या करो, पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इफ पार्टिकल इज इन यूसीएम, resolve all the forces along radial, tangential और एक्सियल डायरेक्शन। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की जनरल प्रॉब्लम में हम लोग एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व करते थे, और सिग्मा एफ आर रेडियस की डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 कर दो, एक्सियल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम भी 0 कर दो, ये कट जाएंगे। एंड दिस इज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम। और अगर मान लीजिए ये पार्टिकल एनयूसीएम में है, तो देर आर टू एक्सेलरेशंस, one along center, another along tangential, रेडियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो यहां पे भी वही करना है, सारे फोर्सेस को रिमूव करो, रिजॉल्व करो, और सिग्मा एफ आर बराबर लिख दो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सिग्मा एफ टी बराबर लिख दो, इस समय 0 नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज देयर, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक्सिस के अलोंग वाले सारे फोर्सेस 0 हो जाएंगे। नो फोर्स विल एक्ट अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कब करेगा? तो सर्कुलर मोशन के लिए या तो हमें कोई ऐसा फोर्स मिल जाए जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो वो सर्कुलर मोशन में करेगा। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है B इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया v वेलोसिटी से किसी पॉजिटिव पार्टिकल को, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इस पर ये फोर्स किधर लगेगा आप देख लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी राइट साइड में है, तो ये फोर्स ऊपर लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर लगेगा ऐसे, और ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। अब फोर्स परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदलेगा नहीं, डायरेक्शन बदलेगा, और जब पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा तो फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, तो ये फिर नई वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा। अब आप पार्टिकल को ग्रेविटी में वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दो, मैग्नेटिक फील्ड इज इन देयर, तो जी लगेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, लेकिन जब पार्टिकल ऐसे थोड़ा सा चलेगा तो जी वैसे ही लगता रहेगा। तो ये पार्टिकल अब तो 90 डिग्री पे नहीं रहा, तो ये सर्कुलर मोशन ना करके प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो या तो तुम्हें इस टाइप का कोई वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स लग जाए कि वो अपनी वैल्यू हमेशा सेंटर की ओर ही रखे, तब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, या कोई कंस्ट्रेंट हो, हम मजबूर कर दें पार्टिकल को सर्किल पर चलने के लिए, जैसे यहाँ पे एक खूंटा गाड़ दें, यहाँ एक रस्सी बांध दें L लंबाई की,
यहाँ पे एक कुत्ता बांध दे और इधर से कुत्ते को मारना शुरू करें, तो इधर से मार रहे हो तो कुत्ता भागना की कोशिश करेगा, इधर भाग नहीं सकता, दूर रहना चाहेगा तुमसे, तो कुत्ता ऐसे भागना शुरू करेगा, तो कुत्ता सर्कुलर पाथ पे चलेगा। तो यहाँ पर ये जो रस्सी की लंबाई है ये कंस्ट्रेंट बन गई। आप सर्कुलर ट्रैक ले लीजिए, उस पे पार्टिकल को भेजिए, गन्ने वाली मशीन सर। हाँ ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। तो सर्कुलर मोशन हमेशा कंस्ट्रेंट की दम पे चलता है, रस्सी से बंधा हुआ पार्टिकल, सर्कुलर ट्रैक पे चलने वाला पार्टिकल, रिंग पे चलने वाला पार्टिकल, स्फीयर पे फिसलने वाला पार्टिकल। और फ्री स्पेस में ये कब चलता है? जब मेरे को ऐसा कोई महान फोर्स मिल जाता है, जैसे क्यूबीबी वाला फोर्स है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हम लोग खुद। सन है और इसके चारों तरफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, हालांकि एलिप्स पे घूमती है, बट नॉर्मल केसेस में मानते हैं। तो हमारे पास एक फोर्स ऐसा लगता है जो हमेशा सन की ओर लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा, यहाँ अर्थ का मास m ही है, यहाँ सन का मास ms है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। और अगर हम अप्रोप्रिएट वेलोसिटी देते हैं ऐसे, और वेलोसिटी इतनी देते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए, तो पार्टिकल ऐसे घूमता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पार्टिकल attached to a string of length L and rotated in horizontal circle। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पार्टिकल बंधा हुआ है मास m, स्ट्रिंग मासलेस है। इस एंड को पकड़ के हमने ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल घुमाना शुरू कर दिया। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अगर ग्रेविटी होगी तो ये हवा में हॉरिजॉन्टल सर्किल में नहीं घूम सकता है, क्योंकि mg इसको स्लंट कर देगी। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है तो mg विल नॉट बी देयर, और सिर्फ इधर एक टेंशन फोर्स लगेगा। अब अगर आपने वेलोसिटी दे दी, सपोज v वेलोसिटी, तो पार्टिकल इधर जाएगा, रस्सी ऐसे जाएगी, लंबाई बदल नहीं सकती, तो ये सर्किल में घूमने लगेगा। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ओनली वन फोर्स इज देयर टूवर्ड द सेंटर। तो सिंपल है, T बराबर mv स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द सर्किल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां से क्लियर है कि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। आप जितना तेज घुमाओगे टेंशन स्ट्रिंग में उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये नीट को पसंद बहुत है ये फार्मूला। तो वो सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बताएं, तो मैं हंसी आएगी। मैं एक शीट शेयर करता हूं तुम लोगों से। और इस सर्कुलर मोशन की शीट बेटा मैंने नहीं बनाई है, लेकिन एक पहले मेरे पास शीट थी, और उसमें शेयर इसलिए नहीं करी क्योंकि
मोस्टली सिर्फ वही क्वेश्चन थे जो कि नीट वगैरह के एग्जाम में आए थे। ये देखो, ये हमारे पास शीट है और इसका साइज मैं बढ़ा देता हूं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ये if particle moves in a circle of radius 5 centimeter, तो r is equal to 5 and with a constant speed, तो v नहीं मालूम है और टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है, 0.2 पाई सेकेंड दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन वो पूछना चाह रहे हैं, तो क्या तुम बता सकते हो एक्सेलरेशन? V square upon R. बहुत सिंपल है, v तो दिया नहीं है तो क्या करोगे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर ओमेगा स्क्वायर। आर है 5 सेंटीमीटर तो 5/100 और ओमेगा इज, जानते ही हो क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। दैट इज 2 पाई अपॉन टी, यानी 0.2 पाई होल स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा लेवल है ना। तो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये टेंशन वाला भी होगा। ये देखो, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। A ball of mass 0.5 kg is attached to the end of a string of length 1.96 meter.
तो स्ट्रिंग की लंबाई है 1.96 मीटर और ये बॉल का मास है 0.25 kg, moving in a horizontal circle. The string will break if tension is more than 25 न्यूटन। तो ये रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दी है बच्चा 25 न्यूटन, और मुझे मालूम है कि अगर इसकी स्पीड v है तो टेंशन बराबर आने वाला है mv²/r। जितनी ज्यादा स्पीड दोगे उतना ज्यादा टेंशन आएगा। तो कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चन पहले आए हैं, अगर हम स्पीड डबल कर दें तो टेंशन कितने टाइम्स हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, स्पीड डबल कर देंगे टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये अच्छा प्रॉब्लम है। कैसा कि हमारे पास टेंशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी mv²/r की वैल्यू ये लेस देन आर इक्वल टू 25 न्यूटन होनी चाहिए। बस अब वैल्यू रख दीजिए। मास 0.25 दिया हुआ है और वेलोसिटी तो पूछ ही रहे हैं, और आर की वैल्यू 1.96 हो गई, लेस देन आर इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट ले लो बच्चा, यहां कर दे रहे हैं 0.25 का स्क्वायर 0.5, 1.96 का स्क्वायर 1.4, v लेस देन आर इक्वल टू 5। तो v मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 5 इंटू 1.4 अपॉन 0.5। अब यहाँ पे 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आंसर है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है। A body is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, 2 meter per second. लीनियर वेलोसिटी पूछी गई है। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये देखो ये नीट 2016 फेज सेकंड का क्वेश्चन है। इट इज ए गुड क्वेश्चन। In the given figure, A is equal to 15 meter per second square represent the total acceleration moving in the clockwise direction। तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब है देखो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा टेंजेंशियल। ये वेलोसिटी वेक्टर है।
This is your velocity vector. And this is your acceleration vector. ये टोटल एक्सेलरेशन है. तो a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक इधर हो जाएगा, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन. एक इधर हो जाएगा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके. तो ए आर इज इक्वल टू ए कॉस 30 और v निकालना है, रेडियस दी गई है. तो ए आर होता कितना है? इस जगह की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, और एक्सेलरेशन इज 15 और cos 30 इज √3/2. तो v तो निकालना है. v स्क्वायर इज इक्वल टू r इज 2.5 मीटर इंटू 15 इंटू √3 1.7 मान लिया अपॉन 2. v स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम जरूर है कि दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस. तो मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तुम्हें करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द आंसर. अब एक क्वेश्चन मैं अपने मन से ले लेता हूं कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक मास m बंधा हुआ है, यहां पर एक मास 2m बंधा हुआ है. ये सेंटर है और ये वाली लंबाई 2l है और ये वाली लंबाई l है. और मैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में यूसीएम करा रहा हूं. ये पोर्शन O है, ये A है, ये B है. टेंशन इन OA इज T1 और टेंशन इन BA इज T2. तो फाइंड द रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2. ग्रेविटी इज एब्सेंट देयर. ये अंडरस्टूड है. जब भी वो कहे कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है तो जो कहे वो मान लो. अपनी बुद्धि मत लगाना, mg मत लगाना, है ना. मान लेना या तो ग्रेविटी नहीं है, या मान लेना कुछ उसने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि mg बैलेंस हो जाए. अब लगाओ फोर्स भैया. इस पर तो एक ही फोर्स लगेगा, T2. ये जो B पर मास है m, इस पे एक ही फोर्स लगेगा, T2. और इसकी रेडियस है 3l. और मैंने मान लिया कि ओमेगा इसके घूमने की एंगुलर स्पीड है. v भी मान सकते हैं, ओमेगा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट अलग अलग पॉइंट की ओमेगा सेम होगी, v अलग अलग होगी, तो इसलिए ओमेगा हमने मान लिया. तो मेरे पास T2 बराबर बनेगा m रेडियस 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर. सर 7/3. देखो आता है. और A पर एक टेंशन इधर लगेगा T2, एक इधर लगेगा इधर T1. 7/3. तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू 2l इंटू ओमेगा स्क्वायर. मास इसका 2l. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो. T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर. तो कैंसिल. ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 4. अब रेशियो ले लो. 4T2 इक्वल टू 3T1 माइनस 3T2. 7T2 इज इक्वल टू 3T1. तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू 7/3. ये
इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। अब यहां पर ये मान लीजिए कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहां पे मैंने होल कर दिया, एक रस्सी डाल दी ऐसे, रस्सी की लंबाई L इधर है, 2L इधर है, कैपिटल M इधर है, और यहां पे एक M मास का पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्किल टेबल पे घूम रहा है। टेबल इज स्मूथ। तो मुझे पता करना है कि व्हाट इज लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल M। व्हाट इज लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल M। तो बहुत सिंपल है, ये इक्विलिब्रियम में है, इधर mg कैपिटल mg, इधर टेंशन T, और यहाँ पे कैपिटल mg नीचे, और ये नॉर्मल रिएक्शन टेबल से बैलेंस हो गया, और इधर फोर्स लग रहा है टेंशन, एंड दिस इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T बराबर mv² अपॉन L, और टेंशन इज इक्वल टू mg, तो mv² बाई L। तो V बराबर m/m इंटू GL अंडर रूट, इधर स्पीड हो जाएगी। What will happen if you increase the speed? तो अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मोर एंड यू रिक्वायर मोर टेंशन, और जब टेंशन मोर होगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। बट वी विल नॉट डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, टाइम होने वाला है। बस मैं एक लास्ट और इसमें लेना चाहता हूं। सपोज ये रस्सी बांधी है L लेंथ की, और ये पार्टिकल भी M मास का है, बट ग्रेविटी इज नॉट देयर। नहीं, ग्रेविटी इज देयर। तो क्या होगा? अब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाने की कोशिश करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये O है और ये mg नीचे लगेगा, और टेंशन इधर लगेगा, और ये पार्टिकल सिंपल हर SHM कर सकता है ऐसे। तो पार्टिकल कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा। ये इसका सेंटर है, C एक्सिस। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? ये टेंशन है, इसको रिजॉल्व करो। पार्टिकल इज हियर, तो ये रेडियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये एक्सियल डायरेक्शन। तो एक्सियल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है mg, और अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, T cos थीटा और इधर T sin थीटा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। तो अब T cos थीटा एक्सियल डायरेक्शन, याद रखो सिग्मा F एक्सियल बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि यूसीएम में एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स 0 होता है। तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और इधर वाला जो फोर्स है T sin थीटा।
दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एंड कृपया ध्यान दें कि अगर ये पार्टिकल p पर है तो रेडियस ये होगी, रेडियस cp के बराबर होगी, नॉट इक्वल टू l। l तो ये लेंथ है। आई कैन कैलकुलेट दिस l r इज इक्वल टू l साइन थीटा। ये अब यहां से एक चीज ध्यान देना कि अगर तुम यहां से, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, मास यू कांट चेंज। जो पार्टिकल का मास ले लिया तो वो ले लिया है ना। और जी का भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेंथ का भी आप नहीं कुछ कर सकते हो। आप करोगे क्या? आप जैसे इसको घुमा रहे हो तो आप ओमेगा को इंक्रीज कर सकते हो, ओमेगा को डिक्रीज कर सकते हो। और ओमेगा के इंक्रीज और डिक्रीज होने से मालूम है क्या होगा? थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा। इन दोनों को जरा डिवाइड कर दो। tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, और आर की जगह आप एल साइन थीटा लिख दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, अरे यार, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए यहां से एक कट जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा कट गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अगर ओमेगा बढ़ेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, और कॉस थीटा डिक्रीज होने का मतलब है थीटा इंक्रीज होगा। तो अगर आप पार्टिकल को नहीं घुमाओगे तो ये बुद्धू ऐसा लटक जाएगा, ऐसे घूमेगा ही नहीं। वर्टिकल से थीटा बराबर 0 है, वर्टिकल है। घुमाना शुरू किया, कम स्पीड में घुमा रहे हो, थीटा कम रहेगा। कम ओमेगा से घुमा रहे हो, ज्यादा ओमेगा से घुमा रहे हो तो ये हमारे पास थीटा ज्यादा होगा। और साथ में ये पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा थीटा होगा ये डिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी और रेडियस उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ओमेगा अगर ज्यादा तो थीटा ज्यादा, रेडियस ज्यादा, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो डिस्टेंस है इसको अब हम लोग h कह दें, सर्किल के सेंटर की ओ से डिस्टेंस h कह दें, तो h विल कम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लोगों को बड़ा मजा आता है कि थीटा दिया है तो टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम पीरियड तो निकल ही आएगा, उसमें यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा है, और मुझे मालूम है ओमेगा की वैल्यू होती है, पहले ओमेगा ही लिख दो, जी बाई एल कॉस थीटा, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो तुम लोग जानते हो, नाम सुना होगा तुमने, सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम कहते हैं ना इसे, इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। सब चीज हमने देख ली। अगर हम ओमेगा बढ़ाते हैं
तो थीटा बढ़ता है, आर बढ़ता है, एच घटता है। व्हाट हैपन टू टेंशन? टेंशन का क्या होता है? तो टेंशन बराबर होता है टी कॉस थीटा बराबर एम जी। तो मेरे पास टेंशन की वैल्यू होगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, और कॉस थीटा घटेगा तो टेंशन बढ़ेगा। तो अगर रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी गई हो तो देयर इज ए लिमिट फॉर थीटा या लिमिट फॉर ओमेगा आल्सो। दैट इज अ कोनिकल पेंडुलम। अब इसी को हम लोग, अब आज की क्लास का समय तो हो गया है, अब बेटा कल कवर करेंगे इसे, ठीक है? Yes, sir. सर थोड़ा क्लियर करिएगा। सर आप ही की क्लास ऐसा होता है सर, लेट क्या? स्टार्ट होती है सर, आप ही की क्लास लेट स्टार्ट होती है। बेटा इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। सर आप कल एक्स्ट्रा क्लास करें तो लगवा लीजिएगा सर। हाँ वो मेरी लगेगी, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, वो मैंने बोल दिया है। सर टाइम पे 2 पाई एल कॉस थीटा होगा। हाँ बेटा, टाइम पीरियड एल कॉस थीटा होगा। हाँ राइट 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 राइट। रुको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। हाँ। अब ये देख रहा होगा, ये टाइम पीरियड एल कॉस थीटा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन जी। एच ये है, ये वर्टिकल हाइट है। जैसे सिंपल पेंडुलम अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो ये हाइट है ना ग्राउंड वाली एल, तो 2 पाई रूट एल बाई जी है। कोनिकल पेंडुलम इसे कहते क्यों? लेकिन अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी स्पीड से, तो 2 पाई अंडर रूट दिस एच अपॉन जी हो जाता है ये। ठीक, ओके बेटा, ठीक। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।